हेलो एवरीवन। वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के एक और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर को, जो कि है लाइफ प्रोसेस। तो आप देखिए, एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ को अर्थ पर मेंटेन करने के लिए, उन्हें लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। तो कहने का मतलब है वो सारी लाइफ प्रोसेस जिनकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, उन्हें लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। मेनली सभी लिविंग बीइंग्स में हमें 4 मेन लाइफ प्रोसेस देखने को मिलती हैं, जो कि है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हमें इन चारों लाइफ प्रोसेसेस को एक एक करके अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले है न्यूट्रिशन। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फूड को खाया जाता है और उससे एनर्जी और वाइटल न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। ये जो न्यूट्रिशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, जो कि है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी। वहीं पर जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, वो खुद अपने खाने को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ये जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है इसके भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, जो कि है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म डीड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। फॉर एग्जांपल फंगाई, यीस्ट etc। दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है होस्ट के ऊपर रहकर या उसके अंदर रहकर। फॉर एग्जांपल लाइस, टैपवर्म etc। तो जो लाइस जो जू होती है वो हमारे बालों में रहती है और वो हमसे न्यूट्रिशन लेती है बिना हमें मारे। इसके बाद हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का तीसरा टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें इंडिविजुअल सॉलिड फूड मटेरियल को खाते हैं और फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। हम ह्यूमंस और ज्यादातर इवॉल्व्ड एनिमल्स होलोजोइक न्यूट्रिशन से ही अपना खाना बनाते हैं। ये जो न्यूट्रिशन होता है वो टोटल 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिन्हें हम आगे समझेंगे। तो अभी हमने न्यूट्रिशन के दोनों टाइप्स और उनके अंदर के सब टाइप्स को भी देख लिया है। तो हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में पढ़ा है कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं और इनमें सभी प्लांट्स आते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि ये न्यूट्रिशन कैसे होता है, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन। तो जो प्लांट्स होते हैं वो सभी एक ही प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, जो कि है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी रिएक्शन होती है जिससे सभी ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके। फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें ये केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है। तो आप इस रिएक्शन को देखिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के 6 मॉलिक्यूल सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 जो कि होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में 3 मेन स्टेप्स होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सबसे पहले क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। दूसरा स्टेप है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन और वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन। वहीं पर तीसरा स्टेप है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कि इस स्टेप में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस हो जाती है। तो प्लांट्स के अंदर एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से आती है, जो कि प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो क्लोरोफिल होता है वो प्लांट के लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर लीव्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो लीव्स के अंदर स्टोमेटा में होता है। जो स्टोमेटा होते हैं उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को गार्ड सेल कंट्रोल करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, जो कि है इंजेशन मतलब खाने को खाना या अंदर लेना, फिर है डाइजेशन मतलब कि खाने को डाइजेस्ट करना, अगला है एब्जॉर्प्शन यानी कि डाइजेस्टेड खाने को बॉडी पार्ट्स में एब्जॉर्ब करना। इसके बाद चौथा स्टेप है एसिमिलेशन यानी कि एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी को रिलीज करना
और लास्ट स्टेप है इजेशन, मतलब फूड से एनर्जी लेने के बाद जो वेस्ट बचता है उसे बाहर निकालना। तो ये थे होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 मेन स्टेप्स। इसके बाद हमें देखना है अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन। तो आप इन डायग्राम्स को देखिए। सबसे पहले अमीबा फूड को सेंस करता है, उसके बाद अमीबा में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है सूडोपोडिया, जो कि फूड को सराउंड करती है। उसके बाद ये जो फूड होता है उस पर साइटोप्लाज्म से एंजाइम सीक्रेट होते हैं उसके फूड वैक्यूल में। उसके बाद फूड वैक्यूल में फूड डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है और उसको एसिमिलेट किया जाता है एनर्जी के लिए। और लास्ट में एनर्जी के बाद जो वेस्ट बचता है अमीबा के अंदर, अमीबा उसे बाहर निकाल देता है। तो ये था अमीबा का न्यूट्रिशन, जो कि मोस्टली एग्जाम में नहीं पूछा जाता। लेकिन आगे मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो आगे हमें समझना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स को, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर न्यूट्रिशन मेनली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है और इसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, जो कि है एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो ये आप इधर की तरफ जो देख रहे हैं ये है एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स, और ये है ह्यूमन न्यूट्रिशन से रिलेटेड 3 ग्लैंड्स, जो कि है सलेवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियास। तो ये तीनों डायरेक्टली ह्यूमंस के अंदर फूड के डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब इनके अंदर डायरेक्टली फूड एंटर नहीं होता है, बल्कि ये ग्लैंड्स तो कुछ इंपोर्टेंट सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो ये तो जनरली जानने की बात थी एलिमेंट्री कैनाल और उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स को। अब हम इस पूरी प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे हैं ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम फूड को माउथ के अंदर लेते हैं, इस प्रोसेस को इंजेशन कहा जाता है। फूड जैसे ही माउथ में आता है वहीं से उसकी डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो जैसे ही फूड माउथ में आता है टीथ उसे क्रश कर देते हैं। तो जो हमारा माउथ होता है उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सलाइवा सीक्रेट करते हैं, जिसमें एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि फूड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है उसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। इसके बाद जो फूड होता है वो ओशियोफेगस, जो कि फूड पाइप होता है, उससे पेरिस्टालिक मूवमेंट के थ्रू स्टोमक में पहुंच जाता है। तो जो स्टोमक होता है वो एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूसेस को सीक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर मेनली 3 चीजें होती हैं, जिसमें पहली है पेप्सिन, जो कि फूड के प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। दूसरी है HCl, जो कि पेप्सिन को एक्टिवेट करता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। तो हम जानते हैं कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हमारे स्टोमक को उससे बचाने के लिए गैस्ट्रिक जूस के अंदर म्यूकस पाया जाता है, जो कि स्टोमक के इनर लाइनिंग को HCl के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। तो स्टोमक में फूड के प्रोटीन के डाइजेशन के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के डाइजेशन के लिए 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं, जो कि है बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस। जो बाइल जूस होता है वो लिवर के द्वारा सीक्रेट होता है, जो कि फूड के अंदर जो फैट्स होते हैं उन्हें इमल्सिफाई यानी कि तोड़ने का काम करते हैं, मतलब कि फूड के फैट्स को बाइल जूस तोड़ देते हैं। ये जो बाइल जूस होता है वो लिवर के गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल जूस के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूस भी सीक्रेट होता है, जो कि पेनक्रियास से सीक्रेट होता है, जो कि ट्रिप्सिन की हेल्प से प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लाइपेज की हेल्प से फैट्स का डाइजेशन करता है और एमाइलेज की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो ये सब होने के बाद फाइनल डाइजेशन हो जाता है, और अगर थोड़ा सा फूड बच जाता है डाइजेस्ट होने से तो इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होते हैं, जो कि फूड का फाइनल डाइजेशन कर देते हैं। डाइजेशन के बाद ये जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होता है, जो कि बिलाई की हेल्प से होता है। बिलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होती है। इसके बाद इस फूड से जो भी एनर्जी निकलती है उसे हमारी बॉडी यूज करती है। और लास्ट में जो वेस्ट फूड होता है या फिर वो फूड होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, जहाँ से उस वेस्ट फूड मटेरियल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उस वेस्ट मटेरियल को एनएस के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद है दूसरी लाइफ प्रोसेस, जो कि है रेस्पिरेशन। तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग ही समझते हैं, जो कि सिंपली होती है सांस लेना, लेकिन एक्चुअल में रेस्पिरेशन ब्रीदिंग से काफी अलग होती है। आगे हम इनके डिफरेंसेस को भी समझेंगे। फिलहाल सिंपली आप बस इतना याद रखें कि फूड से एनर्जी को रिलीज करने की जो प्रोसेस होती है उसे रेस्पिरेशन कहा जाता है। वहीं पर ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म फ्रेश एयर, जो कि होती है ऑक्सीजन, उसे अंदर लेता है
और इम्प्योर एयर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो आप इस टेबल पर नजर डालिए, इसमें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कुछ कॉमन डिफरेंसेस दिए हुए हैं। तो पहला डिफरेंस तो आप देखिए इनकी डेफिनेशन का दिया हुआ है, जो कि है कि ब्रीदिंग में गैसेस का एक्सचेंज होता है, जबकि जो रेस्पिरेशन होती है वो फूड से एनर्जी रिलीज करने की प्रोसेस होती है। इनका दूसरा डिफरेंस है कि ब्रीदिंग की प्रोसेस लंग्स में होती है, मतलब कि गैसेस का एक्सचेंज लंग्स में होता है। वहीं पर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो सभी सेल्स के अंदर हो रही होती है। तीसरा डिफरेंस है कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें सिंपली बस गैसेस का एक्सचेंज होता है। वहीं पर जो रेस्पिरेशन होती है वो एक केमिकल प्रोसेस होती है। चौथा डिफरेंस है कि ब्रीदिंग के अंदर एनर्जी रिलीज नहीं होती है, वहीं पर रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। तो आप देखिए रेस्पिरेशन के अंदर फूड से एनर्जी को रिलीज किया जाता है, और ये जो रेस्पिरेशन होता है वो मेनली दो टाइप से होता है, या हम कहें कि रेस्पिरेशन दो टाइप्स का होता है, जो कि है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है, और ये जो प्रोसेस है फूड के ब्रेकडाउन की वो सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का, जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और इससे 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। तो अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये एटीपी क्या होती है। तो ये एनर्जी करेंसी होती है सेल की, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके साथ एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और वहीं पर अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो ये ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सिर्फ सेल के साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में होता है। इसमें फूड या ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। इससे बस 2 एटीपी एनर्जी निकलती है, जो कि काफी कम होती है, और वो रिलीज होती है। इसके साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन में CO2 और इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड फॉर्म होते हैं। तो ये थे रेस्पिरेशन के दोनों टाइप्स, जो कि थे एरोबिक रेस्पिरेशन एंड नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइप्स को समझने के बाद आप इस फ्लो चार्ट पर नजर डालिए। इसमें 3 मेन कंडीशंस हैं, जो कि है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। इस फ्लो चार्ट में कहां पर कैसे ब्रेकडाउन होता है ये दिखाया गया है, और उनमें क्या एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ये भी शो किया गया है। तो आप इस फ्लो चार्ट को देखिए। इसमें पहले जो फूड या ग्लूकोज है वो पायरूवेट में कन्वर्ट होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। उसके साथ अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, जैसे जो ईस्ट में होती है, तो ये पायरूवेट इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। और ऐसे ही अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो ये पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है, और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। और वो कितनी एनर्जी रिलीज होती है ये अभी हम पहले देख चुके हैं, जो कि है 38 एटीपी। इसके बाद जब हमारे सेल में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है हमारे सेल्स में। जैसे कि जब हम कोई लंबे समय तक एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि रनिंग, तो हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस समय मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, जिससे लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, जिससे कि क्रैम्प्स वगैरह आते हैं। तो आप इस फ्लो चार्ट की हेल्प से समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में और लो क्वांटिटी में फूड से कैसे एनर्जी रिलीज होती है, और उनका बाय प्रोडक्ट क्या होता है। इसके बाद हम कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस को समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन को। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जो कि है ब्रीदिंग या गैसियस एक्सचेंज, दूसरी है रिलीज ऑफ एनर्जी। तो आप देखिए जो ब्रीदिंग होती है वो रेस्पिरेशन के अंदर ही होने वाली एक स्टेप होती है। तो अब आप नजर डालिए इस प्लांट के डायग्राम पर। तो प्लांट्स में 3 जगहों से गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो कि है लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। तो लीव्स में प्लांट्स स्टोमेटा से, स्टेम्स में लेंटिकल से, और रूट में रूट हेयर की हेल्प से गैसेस को एक्सचेंज करता है। तो जब प्लांट्स में ऑक्सीजन पहुंच जाती है, तो वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म कर देते हैं, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि हमने तो सुना है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है कि प्लांट रेस्पिरेशन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। तो आप देखिए कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ही प्रोसेसेस होती हैं, लेकिन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का अमाउंट है
वो काफी ज्यादा होता है रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो सिर्फ दिन में होती है, लेकिन रेस्पिरेशन की रिएक्शन हमेशा होती रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो घर वाले होते हैं वो हमें रात में पेड़ों के पास जाने से मना करते हैं। तो इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि रात में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही होती है, लेकिन रेस्पिरेशन की हो रही होती है, जिससे जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 गैस को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को नहीं। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसके बाद आगे हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर रेस्पिरेशन। तो ये जो डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले जो एयर होती है वो हमारे नोस्ट्रिल्स से एंटर करती है। तो नोस्ट्रिल्स एयर को फिल्टर करते हैं और डस्ट पार्टिकल को लंग्स में पहुंचने से रोकते हैं। तो लैरिंक्स से एयर ट्रेकिया में पहुंचती है, जो कि एक विंड पाइप होता है जिसका काम होता है एयर को लंग्स में पहुंचाना। तो अब आप देखिए कि जो एयर है वो नोस्ट्रिल्स से लंग्स में पहुंच गई है। तो जो लंग्स होते हैं उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जो कि है ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेओलाई। तो सबसे पहले एयर या ऑक्सीजन लंग्स के ब्रोंकाई में पहुंचती है। ब्रोंकाई से आगे एयर ब्रोंक्यूल्स में और फिर फाइनली एल्वेओलाई में पहुंच जाती है। तो ऑक्सीजन के एल्वेओलाई तक पहुंचने की प्रोसेस को इनहेलेशन कहा जाता है, जिसका बेसिकली मतलब होता है एयर को अंदर लेना। तो जब एयर चेस्ट कैविटी या कहें एल्वेओलाई में पहुंच जाती है तो चेस्ट कैविटी एयर से भर जाती है। इसीलिए सांस लेने पर यानी इनहेलेशन में हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपेंड होती हुई दिखती है। तो आप खुद भी इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपेंड होती है। तो एयर या ऑक्सीजन जब एल्वेओलाई में पहुंच जाती है तो वहीं पर उसका एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि एल्वेओलाई जो है वो गैसियस एक्सचेंज की साइड होती है ह्यूमन बॉडी में, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज एल्वेओलाई के अंदर ही होता है। तो यहीं से जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड वेसल्स में डिसॉल्व हो जाती है और ब्लड वेसल जिससे कि इम्प्योर एयर यानी कि जो CO2 होती है वो एल्वेओलाई में आ जाती है। और गैसियस एक्सचेंज के बाद ये जो इम्प्योर एयर या CO2 एल्वेओलाई में आ जाती है वो इसी पाथ से वापस चली जाती है। इस प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहा जाता है, जिसका सिंपली मतलब होता है सांस छोड़ना। एक्सहेलेशन की प्रोसेस में जो चेस्ट कैविटी होती है वो सिकुड़ जाती है, जैसा कि आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट कैविटी सिकुड़ती है। तो अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि एल्वेओलाई से जब ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच जाती है तब क्या होता है। तो ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन उसी से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करती है, जो कि फिर सभी सेल्स तक पहुंच जाती है। ये ब्लड सभी सेल्स और सभी बॉडी ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचता है ये हम समझेंगे अगली और तीसरी लाइफ प्रोसेस में, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में एक सब्सटेंस का मूवमेंट होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बॉडी के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में मेनली फूड, मेटालिक गैसेस, वाटर, टिश्यूज और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है। ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में इनके अंदर मेनली 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जो कि हैं ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो आप देखिए ब्लड होता है वो मीडियम होता है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के सभी पार्ट्स में। दूसरा है ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड फ्लो होता है। तीसरा है हार्ट, जो कि ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स में, जो कि ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब हमें इन तीनों को अच्छे से समझना है। तो पहला है ब्लड। तो ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जो कि है प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर फ्लूइड होता है जिसमें 90 to 92% वाटर होता है और 6 to 8% प्रोटीन होता है। इसके साथ इसके अंदर कुछ विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। इसके बाद ब्लड का दूसरा कंपोनेंट है RBC। तो ये बाइकॉन्केव होते हैं साइज में और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इनमें एक आयरन रिच पिगमेंट होता है जो कि है हीमोग्लोबिन, जिससे ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। अगला कंपोनेंट है WBC। तो ये फाइगोसाइटिक सेल्स होते हैं ह्यूमन ब्लड में, जो उसे इन्फेक्शन और हार्मफुल फॉरेन मटेरियल से प्रिवेंट करते हैं। और ब्लड का चौथा कंपोनेंट होता है प्लेटलेट्स। तो इसका मेन फंक्शन होता है क्लोटिंग, यानी कि ये खून का थक्का जमाते हैं। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब हमें चोट लगती है तो उस जगह से खून आने लगता है। कुछ टाइम बाद वो जो खून होता है वो अपने आप आना बंद हो जाता है। तो ये सब कुछ प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड का क्लॉट बना देती हैं। और बात करें ब्लड के फंक्शंस की, तो इसके फंक्शन है फूड, वाटर, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट,
हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट, बॉडी डिफेंस और वाटर बैलेंस का मेंटेनेंस, ये सब फंक्शंस ब्लड के होते हैं। ब्लड के फंक्शंस को समझने के बाद अब हमें समझना है ब्लड वेसल्स को। तो ब्लड वेसल्स उन चैनल्स को कहा जाता है जिनमें कि ब्लड फ्लो करता है। ये मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। तो पहले है आर्टरीज। तो ये वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि प्योर ब्लड को हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करती हैं। आर्टरीज के बारे में मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। इसके बाद दूसरी ब्लड वेसल है वीन्स। तो इनमें इम्प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि वीन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। हालांकि आर्टरीज और वेन्स में भी एक एक्सेप्शन होता है जो कि है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इकलौती एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। वहीं पर पल्मोनरी वेन एक इकलौती ऐसी वेन होती है जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। इसको और डिटेल में हम आगे समझेंगे। इसके बाद है तीसरी ब्लड वेसल जो कि है कैपिलरीज। तो ये सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि सब्सटेंस के एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। तो ब्लड और ब्लड वेसल्स को समझने के बाद अब हम बात करते हैं हार्ट की। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे हैं ये है ह्यूमन हार्ट। तो चलिए समझते हैं इसे। तो ये जो हार्ट के आसपास मसल्स हैं ये है कार्डिक मसल्स। तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और इसके आसपास की मसल्स को कार्डिक मसल्स कहा जाता है। आपको हार्ट में 4 चैम्बर्स दिख रहे होंगे। इसमें ऊपर वाले चैम्बर्स को आर्टेरियम और नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। इसमें से ये है राइट एट्रियम और ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके साथ ये जो लेयर है इसका नाम है सेप्टम, जो कि हार्ट के राइट पोर्शन को लेफ्ट पोर्शन से सेपरेट करती है। तो सेप्टम लेयर राइट पोर्शन के मटेरियल को लेफ्ट पोर्शन में जाने से और लेफ्ट पोर्शन के मटेरियल को राइट पोर्शन में जाने से रोकती है। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसे वाल्व कहा जाता है, जो कि वन वे फ्लो अलाउ करता है ब्लड का। जैसे कि आप मान लो कि राइट आर्टेरियम में ब्लड है तो वो ब्लड वाल्व की हेल्प से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो ये जो वाल्व होता है वो प्रिवेंट करता है ब्लड को वापस से राइट आर्टेरियम में जाने से। तो हमारे हार्ट में टोटल 4 वाल्व होते हैं और हमारे हार्ट में से जो आवाज आती है लब डब जैसी वो इन वाल्व्स के ही ओपन और क्लोज होने से आती है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये है पल्मोनरी आर्टरी और ये है पल्मोनरी वेन्स। इनके फंक्शंस मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ और इनकी लोकेशन अभी हमने देख ली है। हार्ट के आसपास चारों तरफ एक लेयर होती है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करती है और शेप देने का काम करती है। आगे हमें देखना है हार्ट की वर्किंग को, यानी कि ये जो हार्ट होता है वो काम कैसे करता है। तो सबसे पहले जो हार्ट का राइट आर्टेरियम होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मतलब कि इम्प्योर ब्लड। ये ब्लड ह्यूमन बॉडी में वेन्स के अंदर फ्लो होता है। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टेरियम में आ जाता है तो वो वाल्व्स के ओपन होने से राइट आर्टेरियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, जिससे हार्ट एक्सपेंड हो जाता है। ब्लड जैसे ही राइट वेंट्रिकल में आता है वैसे ही वाल्व्स क्लोज हो जाती हैं, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बैकफ्लो को रोकती हैं। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंच जाता है, जहां पर लंग्स उसे फिल्टर कर देता है। मतलब कि लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से CO2 निकल जाती है और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ जाती है, यानी कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो वो फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टेरियम में आ जाता है और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। इसके बाद इस ब्लड को सभी बॉडी पार्ट्स में पंप कर दिया जाता है अरोटा के थ्रू। तो अब आप देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि ब्लड जो है वो हार्ट में 2 बार फ्लो होता है। पहले बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और बाद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हार्ट में ही आता है पंप होने के लिए। हार्ट में ब्लड के 2 बार आने की वजह से इसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर ब्लड हार्ट में 2 बार सर्कुलेट होता है। अभी आपको डबल सर्कुलेशन को समझने में काफी कंफ्यूजन हो रही होगी। चलिए कोई बात नहीं, आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम को देखने के बाद आपको डबल सर्कुलेशन को समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये डायग्राम शो कर रहा है ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन को। तो आप देखिए, ये है लंग, ये है पल्मोनरी वेन, ये है अरोटा, ये है पल्मोनरी आर्टरी और ये है वीना कावा। तो इन सब के फंक्शंस हमें पता है। तो आप देखिए, ये हो गया एक सर्कुलेशन की बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ गया, फिर ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में पहुंच गया, जहां लंग्स इस ब्लड को फिल्टर करता है और ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में आ जाता है और फिर ये अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है।
तो आप देखिए ये दूसरी बार ब्लड हार्ट में आया है। इसी वजह से इसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। ये प्रोसेस हमारी बॉडी में कंटिन्यू काफी फास्ट चलती रहती है। हमारा हार्ट 1 मिनट में अप्रॉक्स 5 to 7 लीटर्स ब्लड पंप करता है। वहीं पर हमारा हार्ट नॉर्मली 1 मिनट में 70 to 80 हार्ट बीट शो करता है। तो ये था ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद हमें देखना है प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को। तो प्लांट्स के अंदर भी वाटर, मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट की रूट से, और फिर ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि स्टेम्स में, लीव्स में, फ्लावर्स में। वहीं पर जो फूड होता है वो प्लांट की लीव्स में प्रिपेयर होता है, जो कि प्लांट्स के डेवलपिंग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के 2 मीडियम होते हैं, जो कि है जाइलम और फ्लोएम। तो हम एक एक करके देखते हैं इन दोनों के ट्रांसपोर्ट को। तो पहले है जाइलम। तो जाइलम एक टिश्यू होता है प्लांट्स के अंदर, जो कि वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट्स के अंदर जाइलम का ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब जाइलम एक डायरेक्शन में ही वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स मेनली रूट से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसे कि एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होना होता है। जाइलम के ट्रांसपोर्ट में फिजिकल फोर्सेस जैसे कि ट्रांसपायरेशन, पुल इन्वॉल्व होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो ये भी एक टिश्यू होता है जो कि प्लांट्स के अंदर मेनली फूड के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व रहता है। फ्लोएम के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि फूड प्लांट्स की लीव्स में प्रिपेयर होता है, इसलिए उसे अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों जगह पहुंचना होता है। इसीलिए जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। इसके साथ फ्लोएम जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है उसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है एटीपी के फॉर्म में, जो कि जाइलम के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं होती है। इसके बाद हमें समझना है ह्यूमन बॉडी की चौथी और लास्ट लाइफ प्रोसेस को, जो कि है एक्सक्रीशन। तो ये ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें हार्मफुल नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। कहने का मतलब है कि इस प्रोसेस में उस वेस्ट को रिमूव किया जाता है जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जनरेट होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एटीसी। ह्यूमन बॉडी में मेनली 3 टाइप का वेस्ट फॉर्म होता है, जो कि है डाइजेस्टिव वेस्ट, रेस्पिरेटरी वेस्ट एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। जिसमें जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है वो इजेशन की प्रोसेस से बॉडी से बाहर निकल जाता है, और रेस्पिरेटरी वेस्ट भी उसी प्रोसेस से बाहर निकल जाता है। अब बचा नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये वो वेस्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में ब्लड में डिसॉल्व होते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर एटसेट्रा। इस नाइट्रोजनस वेस्ट को कैसे बाहर निकाला जाता है, इसी के बारे में हम एक्सक्रीशन वाले टॉपिक में समझेंगे। तो हम देखते हैं एक्सक्रीशन की प्रोसेस को ह्यूमन बीइंग्स में। तो ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसमें एक पेयर किडनी, एक पेयर यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा होता है। इन चारों को अब हमें अच्छे से समझना है। तो पहले है किडनी। तो किडनी एक रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड ऑर्गन होती है, जो कि अपर रेट्रोपर्टोनियल रीजन में लोकेटेड रहती है। रेट्रोपर्टोनियल रीजन ये वाला रीजन होता है जो कि आप अभी देख रहे हैं। हमारी बॉडीज में किडनीज पेयर में प्रेजेंट होती हैं। इसका फंक्शन है कि ये किडनी के अंदर जो भी वेस्ट फॉर्म होता है, जो कि होता है यूरिन, ये उसे ड्रेन आउट करती है यूरिनरी ब्लैडर में। मतलब ये यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में ड्रेन आउट करती है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन टेम्परेरी स्टोर होती है और वो बाद में यूरेथ्रा से बाहर रिलीज कर दी जाती है। तो अब हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शंस को देख लिया है। अब हमें ये देखना है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कैसे करता है। तो आप देखिए ये है अरोटा। तो सबसे पहले अरोटा के ही रीनल आर्टरीज के थ्रू ब्लड आता है दोनों किडनीज में, जो कि ये रेड कलर की अरोटा आपको दिख रहा होगा। तो किडनीज में जैसे ही ब्लड आता है तो किडनीज उस ब्लड को फिल्टर कर देती हैं और उसमें से जो वेस्ट फॉर्म होता है यूरिन, उसे अलग कर देती हैं ब्लड से। इसके बाद जो ब्लड फिल्टर हो चुका होता है वो रीनल बीन, जो कि वीना कावा से कनेक्टेड होती हुई आपको ब्लू कलर की दिख रही है, उससे पूरी बॉडी में वापस चला जाता है। तो अब आप देखिए जो ब्लड फिल्टर हुआ वो तो दोबारा से वापस ह्यूमन बॉडी में चला गया, लेकिन जो वेस्ट फॉर्म हुआ यूरिन, वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाती है, जहां पर वो टेम्परेरी स्टोर होती है, जो कि यूरेथ्रा से बाहर निकल जाती है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमें ये प्रोसेस देखने को मिलती है। तो अभी हमने देखा कि जो किडनी होती है वो ब्लड को फिल्टर करती हैं। तो अब हमें ये जानना है कि आखिर किडनी के अंदर ऐसा क्या होता है जो ये ब्लड को फिल्टर करती हैं। तो आप देखिए ये है किडनी के अंदर की स्ट्रक्चर। इसके अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है।
हर एक किडनी में अप्रोक्सीमेटली 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 1.2 मिलियन यानी कि करीब 12 लाख नेफ्रॉन्स हर एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं। तो अब आप नेफ्रॉन को समझिए। तो नेफ्रॉन एक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी की, जिसमें कि एक ट्यूब होता है जो कि डक्ट से कनेक्ट होता है। इसके साथ इसमें एक कप शेप स्ट्रक्चर भी होती है जिसे हम बुमेन कैप्सूल कहते हैं। नेफ्रॉन के अंदर जो बुमेन कैप्सूल होता है वो ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन को कलेक्ट करता है। बुमेन कैप्सूल के बाद नेफ्रॉन का अगला पार्ट होता है हेनले लूप, जो कि एक लॉन्ग यू-शेप्ड पोर्शन होता है जो कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। इसके बाद ये जो यूरिन फॉर्म होती है वो यूरिन डक्ट में एंटर होती है और फिर वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाती है। तो कुछ इस तरह से नेफ्रॉन के अंदर ब्लड फिल्टर होता है। इसके बाद आगे हमें समझना है इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक को, जो कि है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में मेनली 3 टाइप के वेस्ट फॉर्म होते हैं, जो कि है गैसियस वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट। तो प्लांट्स जो है वो गैसियस वेस्ट को स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन से बाहर निकाल देते हैं। लिक्विड वेस्ट को भी प्लांट स्टोमेटा से ही ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस से बाहर निकाल देते हैं, जिसमें मेनली वाटर होता है। इसके साथ जो सॉलिड वेस्ट होता है जैसे कि ओल्ड लीव्स, बार्क्स वगैरह, प्लांट्स उन्हें अपनी बॉडी से अलग करके बाहर कर देते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। इस चैप्टर में आपको यहाँ जितना पढ़ाया गया है उतना बोर्ड एग्जाम के लिए काफी है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपकी एग्जाम में काफी हेल्प हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और आप चाहें तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस सीरीज की अपकमिंग वीडियोस को आगे देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।